प्रधानमंत्री मोदी 16 घंटे के लिए वाराणसी में थे। उत्तर प्रदेश के सभी संगठन और सरकार के बड़े नेता वाराणसी में मौजूद रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी के इस सबसे खराब परफॉर्मेंस पर एक शब्द किसी से नहीं बोला और यह सभी नेताओं को खल गया। प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और साथ साथ उत्तर प्रदेश के नेताओं से एक शब्द परफॉर्मेंस पर नहीं पूछना किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को अंदर तक चुभा है, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानेंगे कि आखिर वाराणसी में वो कौन सी ऐसी वजह रही जहां प्रधानमंत्री का अपना जो वोट का उनकी लीड थी वो घटकर 1.5 लाख तक रह गई। वहां के जमीनी नेताओं ने जो बताया वो और चौंकाने वाला है। और आखिर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब समीक्षा में जुटी है। 25 तारीख तक बीजेपी अपनी समीक्षा करेगी और उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी। तो क्या हो रहा है बीजेपी के भीतर समीक्षा को लेकर, और समाजवादी पार्टी अपने किन बागियों को पार्टी से निकालने और उनकी विधायकी खत्म करने की कौन सी कोशिश कर रही है, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में थे। जीतने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी आए, मां गंगा की आराधना की, आरती में हिस्सा लिया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। और उसके पहले उन्होंने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना किसानों के लिए 20,000 करोड़ डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजा। 4 कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री मोदी के, और एक कार्यक्रम अनौपचारिक तौर पर भी था कि शायद प्रधानमंत्री सारे कार्यक्रमों के बाद जब रात में अपने गेस्ट हाउस में जाएंगे और जब सुबह वहां से वापस बिहार के लिए निकलेंगे तो शायद नेताओं से उत्तर प्रदेश के इस परफॉर्मेंस पर, बीजेपी के परफॉर्मेंस पर कुछ बातें करेंगे। लेकिन जो खबरें मिली, जो सूत्रों ने बताया वो ये कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और यहां तक कि वाराणसी के जो उनकी टीम या वाराणसी के जो संगठन और बीजेपी के नेता हैं, सबों से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की। कार्यक्रमों के पास लोगों ने उनसे हाथ मिलाए, सबका अभिवादन लिया। लेकिन एक बात जो सबको चुभ गई वो ये कि प्रधानमंत्री ने न तो वाराणसी के बीजेपी के परफॉर्मेंस यानी उनकी अपनी लीड, और न ही पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस बुरे हाल पर एक शब्द किसी नेता से पूछा। जानकारी के मुताबिक वहां प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, संगठन महामंत्री मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री तो उनके साथ साए की तरह बने रहे हर कार्यक्रम में, लेकिन पीएम ने बीजेपी के परफॉर्मेंस पर एक लाइन किसी से नहीं पूछा। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, यानी कि जब उन्होंने बाबा विश्वनाथ का पूजा अर्चन खत्म किया, उसके बाद वो बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री रात में नेताओं से मिलकर, बुलाकर कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ अपने लिहाज से समीक्षा के स्तर पर कुछ पूछ सकते हैं, या फिर सुबह जब तकरीबन 8:30 बजे 8:35 पर उन्हें रवाना होना था, उस दौरान भी कोई एक छोटी सी बैठक करके कम से कम प्रदेश नहीं तो वाराणसी में क्या हुआ ये पूछ सकते हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने मुलाकात तो सबसे की, हाथ सबसे मिलाए, लेकिन किसी से इस परफॉर्मेंस के बारे में एक शब्द नहीं पूछा कि आखिर गलती कहां हुई, चूक कहां हुई, कहां कमी रह गई। कैसे ऐसा हुआ कि वाराणसी, जिसने पिछले 50 सालों में ऐसा विकास नहीं देखा, और लोग तो कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अगर वाराणसी को कभी छोड़ा तो उसके अगले 50 सालों तक ऐसा विकास नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर
प्रधानमंत्री की लीड कम हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी नेता से कुछ नहीं पूछा और यह बात वहां मौजूद लोगों को अखरती रही। कई ऐसे नेता जिनसे मेरी मुलाकात हुई, सब इस बात को लेकर हैरान थे। सबको यह लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, क्या प्रधानमंत्री किसी से पूछेंगे। कोई मुंह चुरा रहा था, कोई सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई दूर दूर बना हुआ था, हाथ मिलाना और फिर खिसक जाना। यही इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द दिखाई दिया। किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई, किसी ने बहुत ज्यादा उन्हें कुछ बताने की कोशिश नहीं की और सभी के मन में यह बात इस वक्त बैठी हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री ने कुछ बोला क्यों नहीं। कैमरे के सामने सबसे मिलते नजर आए और कैमरे के पीछे उन्होंने हार पर या कम वोट मिलने पर कोई बात नहीं की, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो बात वही हुई कि सभी नेताओं के मन में इस वक्त एक तरीके का ये खौफ है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है ऐसा सभी को लग रहा है, लेकिन ये तूफान की पहले की एक खामोशी जिसे कहते हैं, शायद यही वो पल है जब कोई नेता समझ नहीं पा रहा कि आखिर प्रधानमंत्री के मन में चल क्या रहा है। खैर, हम आपको अब आगे बताएंगे कि वाराणसी के जो बीजेपी के नेता हैं वो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लीड आखिर 1.5 लाख क्यों पहुंची। बताएंगे आपको रिपोर्ट। सभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक खिसक गया, लाभार्थियों पर जो बीजेपी का भरोसा था वो टूट गया, वो कम हो गया और जो बीजेपी का अपना ओरिजिनल वोट बैंक था उसमें बहुत जबरदस्त गुस्सा था और ये सब कुछ सब मिलकर उसने बीजेपी का ये हाल कर दिया कि बीजेपी 33 सीटों पर आ गई। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री से क्या गुस्सा कि उनकी लीड के दावे 10 लाख के किए जा रहे थे, लगभग 4.25 लाख की लीड थी और वो घटकर इस बार 1.5 लाख आ गई। तो बीजेपी के जो नेता हैं इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। वाराणसी में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बोलता नहीं दिखाई देगा। सभी नेताओं को यह मालूम है कि एक समीक्षा हो रही है और ये एक इंटरनल समीक्षा चल रही है जिसमें हर उस शख्स की जिम्मेदारी कम से कम तय करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां गलती हुई है। इसलिए बोलता शख्स कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब नेताओं को टटोला गया, ऐसे नेता जो कभी वहां पर संगठन में बड़ी भूमिका में थे, हराने जिताने या यूं कह लें कि बीजेपी को बढ़ने बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका थी, जब उनके पास कुरेदा गया तो पता ये चला कि वाराणसी के बहुत सारे लोग इसलिए भी नाराज थे कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर दी, बाहर से आयातित नेता लाकर यहां बिठाए गए और जिस तरीके से दूसरे दलों से खासकर कांग्रेस से आए नेताओं को जगह दी गई, उन्हें एमएलसी तक का पद दिया गया, मेयर से लेकर मंत्री तक बनाए गए और मूल कार्यकर्ता लगातार उपेक्षित होता रहा। उपेक्षित का मतलब यह कि जितनी उसे उम्मीद थी उसे नहीं मिला, तो बहुत सारे लोगों ने इस बार सिर्फ वोट देने तक खुद को सीमित कर लिया। एक बीजेपी का कार्यकर्ता वो होता है जो लोगों के घर जाकर वोट निकालता है, वोट दिलाने की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन इस बार ज्यादातर लोग या तो घरों में रहे या फिर निकलकर सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष था और यह बात उनके बीच में थी कि अगर उन्हें बहुत कुछ करना है तो उन्हें वोट ही डालना है। और उसकी वजह भी जैसा मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जगह, बीजेपी के मूल नेताओं की जगह जिस तरीके से बाहर से आए नेताओं ने जगह ली है, इसने कार्यकर्ताओं को बहुत नाराज कर दिया है। और यही वजह है कि वाराणसी जैसे शहर में 8,000 से ज्यादा नोटा
नोटा वोट पड़े हैं। और बीजेपी के एक बड़े नेता ने तो ये कहा कि ये नोटा वोट ज्यादातर बीजेपी के हैं। ये तो हुई वाराणसी की बात। अब जान लेते हैं कि बीजेपी में आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। दरअसल बीजेपी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। हालांकि टास्क फोर्स को संगठन के काम में कोई बहुत ज्यादा खामी नहीं दिखी। संगठन के काम का मतलब ये कि पूरे चुनाव प्रचार में संगठन को काम कैसे करना है, ये उनका मानना है कि उन्होंने अपना काम जो उन्हें टास्क दिया गया था वो तो टास्क फोर्स ने पूरा किया। लेकिन समीक्षा में जो सबसे बड़ी बात निकलनी है वो ये है कि हार की वजह, कारणों की वजह, और वो 20 तारीख उसकी आखिरी तारीख थी जब उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इस 20 तारीख को बढ़ाकर अब 25 तारीख किया गया है। कुल 40 पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनाए गए हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए 80 सीटों पर ये पर्यवेक्षक अपनी समीक्षा करेंगे, जिसमें सभी बड़े नेता पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं और सभी लोग अपने अपने रिपोर्ट्स लिखित में बना रहे हैं और सभी को 25 तारीख तक अपनी ये रिपोर्ट पूरी कर देनी है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में जो बात निकल करके आ रही है वो सबसे ज्यादा वो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी। बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहहीन था चुनाव में। बीजेपी के कार्यकर्ता में कुछ न कुछ एक बड़ी नाराजगी थी और इसकी बड़ी वजह यह भी रही कि बीजेपी के भीतर जिस तरीके से बाहरी नेताओं को खुलकर प्रवेश दिया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर बाहर के आए नेताओं को थोपा गया, ये सबसे बड़ी वजह निकल करके आई। यूं तो जिस तरीके से विपक्ष ने अपना नैरेटिव बनाया, खास करके मुद्दे चुने और मुद्दों पर उन्होंने जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी बात रख दी, खासकर संविधान बदलने का मामला, जातीय जनगणना का मामला, आरक्षण छीनने का मामला, इसके अलावा दलितों के बीच जाकर ये कि संविधान 400 सीट की मांग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर आपका आरक्षण खत्म करेंगे। दलितों में ये बड़े पैमाने पर गया। तो ये जो नैरेटिव बने, इसने बीजेपी का बड़ा नुकसान किया। दूसरी बात, जिस लाभार्थी वर्ग की बात बीजेपी लगातार करती रही, लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खिसक गया। ओबीसी की पॉलिटिक्स पर जो पकड़ बीजेपी की थी, अब वो पकड़ खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चली गई। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर समीक्षा भी हो रही है और ज्यादातर यही मुद्दे आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर के आ रहा है वो ये कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी पड़ी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की कि जिस तरीके से बाहरी नेताओं को स्पेस दिया गया, जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से नेताओं को दूसरी पार्टियों से लाकर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और जिस तरीके से मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, इसने इस काडर बेस पार्टी को चुनाव में बिल्कुल सुस्त कर दिया। और बहुत जगहों पर यह एक बड़ी वजह रही जिसने जो बीजेपी के हार की वजह बनी है। हालांकि ये टास्क फोर्स, ये पूरा का पूरा समीक्षा के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर्स की पूरी रिपोर्ट 25 तारीख के बाद शीर्ष नेतृत्व को जाएगी और तब समीक्षा को लेकर पूरी बैठक होगी। लेकिन जो बात निकल करके आई है वो साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी का अपना वोट बैंक बड़ी तादाद में खिसका। खास करके दलितों का बड़ा वर्ग चला गया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी सामाजिक संरचना को उन्होंने नए तरीके से गढ़ा, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण साधे और जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी को इस बार MY के ऊपर रखा, इसने बीजेपी का जो अपनी स्ट्रेटजी थी उसको फेल कर दिया। अब बीजेपी के भीतर जो ये समीक्षा हो रही है उसकी रिपोर्ट चाहे जो आए, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, 10 सालों में कार्यकर्ताओं को क्या मिला, इसकी बात और उसके बाद ये मुद्दे इतने प्रभावी कैसे हो गए जबकि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हर जगह कम से कम इसका काउंटर करने को मौजूद हो सकते थे।
कहा यह गया कि जब दलितों के बीच ये बात फैल रही थी तो इन बातों के काट के लिए बीजेपी के नेता वहां तक पहुंचे ही नहीं। उन्होंने इस नैरेटिव को नीचे जाने दिया क्योंकि उनकी नाराजगी हावी थी। तो फिलहाल ये वो तमाम वजह है जो 25 तारीख को जब बीजेपी की रिपोर्ट आएगी उसमें दिखाई देगी। लेकिन संगठन शायद फिलहाल अपने आप को इस मामले में क्लीन चिट दे रहा है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर, और अब आपको आखिर में बताएं कि अपने नेताओं के पार्टी से दगा करने या बगावत करके बीजेपी का साथ देने पर एक वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि जनता है, जनता देख रही है और इनका फैसला जनता करेगी। तो जनता ने एक फैसला तो दे दिया कि वो सभी 7 बड़े नेता, 7 ऐसे नेता जो विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक पार्टी के खिलाफ ही काम नहीं किया बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर काम किया, ऐसे तमाम विधायकों की सदस्यता को रद्द कराने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रतिनिधिमंडल के साथ बाकायदा इन 7 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की मांग को लेकर वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और जिन 7 नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव में काम किया है, बीजेपी की मदद की है और बीजेपी के साथ मिले हैं, उन सभी की सदस्यता रद्द कराने की ये कोशिश समाजवादी पार्टी का जो दल है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो करेंगे। ऐसा पार्टी ने साफ कर दिया है। तमाम बड़े नाम हैं, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, इस तरह के जितने बड़े नाम हैं, आशुतोष मौर्य, इस तरह के जितने बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया, जिन्होंने इस पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, इन सभी के खिलाफ अब पार्टी एक्शन के मूड में है और उसे लगता है कि इन 7 की सदस्यता रद्द कराकर इनकी सीटों पर नया चुनाव कराया जाए। खैर अभी 3 साल का वक्त बाकी है और ऐसे में इन विधायकों की विधायकी पर तलवार लटक सकती है अगर समाजवादी पार्टी ने यह ठान लिया कि इनकी सदस्यता खत्म करानी है, क्योंकि कई लोगों ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर किया है, उसकी तस्वीरें हैं। कई लोगों ने पार्टी के लिए प्रचार किया है, उसकी तस्वीरें हैं और कई लोगों ने खुल करके पार्टी के खिलाफ वोट किया है, इसके भी प्रमाण है। तो खैर इस पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन अब सियासत उत्तर प्रदेश की गरमानी शुरू हो रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।